मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का दूसरा भाग। आप इसका पहला भाग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि सूचक क्या होता है, सूचक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है। वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देता है उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, या पीएच सूचक भी कह सकते हैं इसको। वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय होने या क्षारीय होने की क्या देता है, सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। वास्तव में हमें सूचक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमने तो पिछले वीडियो में पढ़ा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे अथवा कसैले होते हैं। तो हम केवल चख करके ही बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है। अब यहाँ पे सूचक की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए कुछ पदार्थ केमिस्ट्री में ऐसे हैं, ठीक है, जिसको आप अगर जीभ पे रखेंगे चेक करने के लिए तो आपका जीभ जल सकता है, आपका पूरा मुंह जल सकता है, और इस वजह से हमें सूचक की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अम्लीय होने या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, या विलयन में, किसी विलयन में अम्ल है कि क्षार है उसकी सूचना देते हैं। कौन, सूचक। ठीक है, अब सूचक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरा आपका होता है कृत्रिम, कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक होता है। और तीसरा आपका होता है गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है, सूचक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ या वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि लिटमस, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ये कौन सा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद हल्दी, हल्दी भी कौन सा है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, कृत्रिम सूचक तो ऐसा सूचक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि फिनालिथीन, जैसे आ जाएगा इसमें फिनालिथीन, फिन। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, फिनालिथीन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक में आपका प्याज हो जाएगा, प्याज हो गया, वेनिला हो गया या वनीला हो गया। ठीक है, गंधीय सूचक में क्या हो जाएगा, आपका प्याज हो जाएगा और वनीला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, और गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो अपने गंध से बता देते हैं कि पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक सूचक के बारे में। प्राकृतिक सूचक कौन कौन सा होता है, प्राकृतिक सूचक एक होता है आपका लिटमस पेपर और एक होता है हल्दी। ठीक है, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी होता है, ये भी आपका प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक वह कहाँ से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हम लोग लेते हैं प्राकृतिक सूचक और देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में क्या होता है और क्षारीय माध्यम में क्या होता है। ये हो गया अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम। ठीक है, फिर ये हो गया क्षारीय माध्यम, और ये हो गया आपका सूचक, लेकिन कौन सा सूचक, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, एक होता है आपका नीला लिटमस, नीला लिटमस। ठीक है, और एक होता है आपका लाल लिटमस, लाल लिटमस। ठीक है,
लाल लिटमस होता है। एक होता है आपका हल्दी। तो देखिए हम लोग याद रखेंगे अनिल, अनिल याद रखेंगे। अ से अम्ल, न से नीला और ल से लाल, यानी कि अम्ल जो होता है वह नीले को लाल कर देता है। तो नीले को लाल कर देगा कौन? अम्ल। यानी कि नीला लिटमस पेपर अम्लीय माध्यम में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और क्षारीय माध्यम में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीले लिटमस पेपर को अम्ल कैसा कर देता है? लाल कर देता है। और उसी नीले लिटमस पेपर को अगर क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही रहता है। ठीक है। फिर लाल लिटमस पेपर को अगर अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन क्षारीय माध्यम में डाल देते हैं तो यह नीला हो जाता है। क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। ठीक है। अब हल्दी जो है वह अम्लीय माध्यम में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके माध्यम में, अम्लीय माध्यम में इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारीय माध्यम में ये कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्षारीय माध्यम में लाल हो जाता है। जैसे देखते हैं कि किसी कपड़े वगैरह पर अगर हल्दी लगा हो तो आप वहाँ पे अगर साबुन लगा देते हैं, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो अगर आप साबुन लगा देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ये था आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर और हल्दी। नीला लिटमस पेपर अगर अम्लीय माध्यम में जाता है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही लाल लिटमस पेपर जो होता है वो अम्लीय माध्यम में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसी को अगर क्षारीय माध्यम में डाल देते हैं तो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। और हल्दी जो है वो अम्लीय माध्यम में उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो कैसा रहेगा? पीला ही रहेगा। और लेकिन क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक साथियों, हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। वे सूचक होते हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ सूचक लेंगे और यहाँ पे लेंगे हम लोग अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, यहाँ पे लेंगे क्षारीय माध्यम। ठीक है। तो देखिए एक होता है फिनालिथफीन। फिनालिथफीन, फिनालिथफीन जो होता है ना वह अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। कौन? फिनालिथफीन। फिनालिथफीन क्या है? कृत्रिम सूचक है और यह अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगीन होता है। लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाता है तो यह गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाएगा? तो गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। अम्लीय माध्यम में ये कैसा होता है? रंगहीन होता है। और क्षारीय माध्यम में, यानी कि अगर फिनालिथफीन को अगर हम अम्ल में डालें तो कैसा होगा? रंगहीन होगा। लेकिन अगर क्षार में डाल दें तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। अगला हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है वो कैसा होता है? अम्लीय माध्यम में लाल होता है। अम्लीय माध्यम में इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में यह ऑरेंज पीला हो जाता है। पीला ऑरेंज। ठीक है। मेथिल ऑरेंज जो है वह अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? लाल होता है। और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है? पीला ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर का पीला हो जाता है। बहुत ज़्यादा पीला नहीं होता है। ठीक है, संतरे का कलर का होता है। ठीक। उसके बाद थाइमिन ब्लू। थाइमिन ब्लू। ठीक है। थाइमिन ब्लू जो होता है ना वह अम्लीय माध्यम में पीला होता है। अम्लीय माध्यम में क्या होता है? पीला होता है। थाइमिन ब्लू अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? पीला होता है।
थायमिन ब्लू एक कृत्रिम सूचक है जो अम्लीय माध्यम में पीला होता है और जबकि क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है। फिनालिथ्रीन अम्लीय माध्यम में रंगीन होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ऐसे ही मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, लाल होता है और क्षारीय माध्यम में ऑरेंज पीला हो जाता है। उसके बाद थायमिन ब्लू, यह अम्लीय माध्यम में कैसा होता है, पीला होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये था आपका कृत्रिम सूचक। कुछ गंधीय सूचक भी होते हैं। देखिए गंधीय सूचक, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं गंधीय सूचक। ठीक है, गंध वाला सूचक, गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो गंधीय सूचक में आ जाएगा एक प्याज। प्याज जो होता है ना, अगर इसमें अम्ल डाला जाए या अम्लीय माध्यम में बहुत तीक्ष्ण गंध आएगी, इसकी जो गंध होगी इसकी तीक्ष्ण होगी, तीक्ष्ण गंध होगी। ठीक है। और क्षारीय माध्यम में इसका कोई गंध ही नहीं होगा। ठीक है, सामान्य होगा, कोई गंध नहीं होगा। ठीक है। जो प्याज होगा ना वो अम्लीय माध्यम में कैसा होगा, तीक्ष्ण गंध वाला होगा, बहुत ही इसमें से तीक्ष्ण गंध आएगी। और क्षारीय माध्यम में इसमें से कोई गंध नहीं आएगी। ठीक है। वनीला या लौंग का जो तेल होता है ना, लौंग का तेल, लौंग का तेल, लौंग का तेल अम्लीय माध्यम में इसका गंध होगा, है ना, गंध होगा, इसमें कोई गंध नहीं होगा। क्षारीय माध्यम में इसका कोई गंध ही नहीं समझ में आएगा। अगर आप अम्लीय माध्यम में डालते हैं लौंग के तेल को तो उसमें से गंध आएगा, लेकिन उसी को क्षारीय माध्यम में डाल देंगे तो उसमें से कोई गंध नहीं आएगा। ऐसे ही वनीला, वनीला अगर इसको भी अम्लीय माध्यम में डालते हैं तो गंध होगा, गंध आएगा, लेकिन अगर क्षारीय माध्यम में आते हैं तो इसमें से कोई गंध नहीं आएगा। ठीक है। तो ये था गंधीय सूचक। गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो अपने गंध से किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना दे देते हैं। ठीक है। गंधीय सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो अपने गंध की वजह से अम्लीय या क्षारीय होने की क्या कर देते हैं, सूचना दे देते हैं। जैसे कि प्याज अगर अम्ल में डालते हैं तो तीक्ष्ण गंध आती है, क्षार में डालते हैं तो इसका कोई गंध नहीं आता है। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे अब अम्ल का रासायनिक गुण। अम्ल का रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है। पहला देखिए, पहला, ठीक है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, तब क्या होगा। देखिए जब कोई भी अम्ल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जिंक धातु के साथ क्रिया करेगा। किस धातु के साथ, जिंक धातु के साथ। किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कर सकता है, कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कर सकता है। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है। अब इसके दो अणु ले लिए जाए तो Zn और दो क्लोरीन, क्या बन जाएगा, ZnCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 और यहाँ पे ले लिया हमने कैल्शियम धातु, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, H2। ठीक है। तो कोई भी अम्ल किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो दो चीज़ बनाता है, एक बनाता है लवण और एक बनाता है हाइड्रोजन गैस। दो चीज़ बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। कोई भी अम्ल, कोई जरूरी नहीं कि यही अम्ल, कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो दो चीज़ बनाएगा, एक बनाएगा लवण और एक बनाएगा हाइड्रोजन गैस। अब हम हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए हम एक प्रश्नाली लेंगे, है ना,
प्रखनली लेंगे और इस प्रखनली में हम डाल देंगे अम्ल। क्या भर देंगे? अम्ल भर देंगे। ठीक है, अम्ल भरने के बाद इसमें एक हम कार्क के टुकड़ा की सहायता से निकास नली लगा देंगे। ठीक है, और निकास नली जो है ना, ये किसमें जाएगा? तो निकास नली का संबंध कर देंगे हम एक पात्र से जिसमें साबुन का घोल भरा होता है। क्या भरा गया होता है? साबुन का घोल। साबुन का घोल। ठीक है, और इसमें हम डाल देते हैं एक जिंक का टुकड़ा डाल देते हैं। जिंक का टुकड़ा, ये हमने लिया था HCl और ये हमने लिया था Zn, जिंक का टुकड़ा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। जब हम क्या करेंगे? एक प्रखनली लेंगे और प्रखनली लेने के बाद उसमें क्या डाल देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे, उसमें जिंक के टुकड़े को डाल देंगे, प्रखनली को कार्क के टुकड़ी की सहायता से बंद कर देते हैं और इसमें निकास नली लगा देते हैं और निकास नली की जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम एक पात्र से कर देते हैं और पात्र में साबुन का घोल भरा होता है। अब हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिंक के टुकड़े यानी कि जिंक धातु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच रिएक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यहाँ से गैस निकलना शुरू होगा और यह गैस निकास नली से होते हुए कहाँ जाएगा? साबुन के घोल में जाएगा। जैसे ही साबुन के घोल में जाएगा, साबुन के घोल से बुलबुला निकलेगा। ठीक है, और बुलबुले के पास में जब हम जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे, तो मोमबत्ती को लाएंगे, ये हो गया मोमबत्ती। जैसे ही मोमबत्ती को लाएंगे ना, यह बुलबुले के संपर्क में जब आएगा तो यह बहुत ही तेज आवाज़ करेगा। ठीक है, अगर यह हाइड्रोजन गैस होगा तब, ये हाइड्रोजन गैस का बुलबुला होगा तो मोमबत्ती के संपर्क में आएगा तो बहुत ही तेज आवाज़ करेगा, है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि यह जो गैस है ये कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन गैस की पहचान करते हैं। एक प्रखनली लेने के बाद उसमें हम क्या भर देते हैं? कोई भी अम्ल ले लेते हैं, उसमें धातु डाल देते हैं और धातु डालने के बाद इसको हम कार्क के टुकड़े की सहायता से बंद कर देते हैं और इसका संपर्क एक निकास नली के, एक यहाँ से निकास नली निकाल देते हैं और इस निकास नली को एक साबुन के घोल से भरे हुए पात्र में लगा देते हैं। जब अभिक्रिया होता है अम्ल और धातु के बीच तो हाइड्रोजन गैस बनता है। यह हाइड्रोजन गैस निकास नली से होते हुए साबुन के घोल में जाता है और साबुन के घोल में बुलबुला बनने लगता है। यह बुलबुला ऊपर उड़ता है और वहाँ पे जब जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं तो मोमबत्ती के संपर्क में जैसे ही आता है वैसे ही फटाक से आवाज़ करता है, बहुत ही तीव्र गति से आवाज़ करता है। तो इस तरह से हम पहचान कर लेते हैं कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया आपको कि जो धातु होती है ना, जो क्या होती है? धातु होती है, वह किसके साथ अभिक्रिया करके, जो अम्ल होता है वह धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये पहली अभिक्रिया थी। दूसरी अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया होगी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। यानी कि अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे केवल धातु के साथ अभिक्रिया कराया था, यहाँ पे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, धातु के अलग अलग रूपों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी? अम्ल की। अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा लिए, अम्ल की अभिक्रिया अब धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हो गया आपका अम्ल HCl और यहाँ पे हमने अभिक्रिया करा दिया कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट के साथ। अब यहाँ पे 2 अणु ले लेंगे इसके। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो देखिए क्या क्या बनेगा। एक बनेगा CaCl2 यानी कि लवण हो गया।
ठीक है। दूसरा क्या बनेगा भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, CO2 बनेगा, और बनेगा जल। ठीक है, 3 चीज बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, जब हम अम्ल की विक्रिया किसके साथ कराते हैं, अम्ल की विक्रिया हमने करा दिया धातु कार्बोनेट के साथ। ये हो गया अम्ल और ये हो गया धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो जब अम्ल की विक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो ये हो गया लवण, ये हो गया जल और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम अम्ल की विक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, हमने अम्ल की विक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करा दिया, अम्ल की विक्रिया धातु के साथ करा दिया। अम्ल की विक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, और उसी अम्ल की विक्रिया जब हम धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बनता है लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे हमने ले लिया H2SO4 और धातु कार्बोनेट जैसे कि जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, क्या बनेगा, तो देखिए ZnSO4 क्या बनेगा, ZnSO4, ये हो गया लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कोई भी अम्ल होगा जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो 3 चीज बनाएगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जो तीसरी अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया कराएंगे हम धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जो अम्ल होता है जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल हो गया HCl, धातु बाइकार्बोनेट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर किसी कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा बाइकार्बोनेट। ठीक है, सिंपल सा रहेगा तो कार्बोनेट, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं। तो जब अम्ल की विक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट यानी कि जब अम्ल की विक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, तो देखिए क्या बनता है, वही बनेगा लवण यानी कि NaCl। ठीक है, NaCl क्या है, साल्ट है, लवण है, जल H और H क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और इसमें से एक ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या बन जाएगा, जल, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और भी आप ले सकते हैं जैसे H2SO4, H2SO4। ठीक है, ये पहला अभिक्रिया हो गया, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये अम्ल हो गया, और जैसे KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, इसके हम K और यहाँ पे 2 अणु ले लेंगे। ठीक है, तो K2SO4 क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस जल बन जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 2H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि ये अम्ल है, ये क्या है आपका, धातु बाइकार्बोनेट। तो जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब यही अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। अगर यही अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। जो चौथा अभिक्रिया है ना, जो चौथा अभिक्रिया है वह किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे हम, तो वह अभिक्रिया कराएंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे। तो जैसे यही अम्ल ले लेंगे हम लोग HCl, सबसे सिंपल यही है,
और धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। जो धातु का ऑक्साइड होता है ना, वह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो देखिए क्या बनेगा, इसके दो अणु ले लेंगे तो बनेगा CaCl2 प्लस जल, यानी कि लवण और जल बनेगा। जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और जल बनेगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड। तो बन जाएगा क्या? ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे? जल बना देंगे। अब पांचवा अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया ठीक है। और अम्ल की अभिक्रिया यहाँ पे क्षार के साथ कराएंगे। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं ना, तो लवण बनता है और जल बनता है, दो चीज बनता है। जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? क्षार के साथ कराएंगे। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि अम्ल का प्रभाव भी नष्ट हो जाता है और क्षार का प्रभाव भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। न अम्ल रह पाता है और न क्षार रह पाता है, क्योंकि दोनों मिक्स होकर के और क्या बनाते हैं? लवण और जल बना देते हैं। जैसे हमारे पेट में अगर एसिडिटी होती है तो हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कोई क्षार लेते हैं, और जैसे ही क्षार लेते हैं वो क्या होता है कि जो अम्ल बना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ वाटर बन जाता है। ठीक है। तो अम्ल में एग्जाम्पल ले लेंगे HCl प्लस क्षार NaOH। ठीक है। तो HCl प्लस NaOH एरो, देखिए क्या हो जाएगा? NaCl, ये साल्ट हो गया यानी कि लवण हो गया, अब प्लस H2O। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो गई? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, या अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।